मौका मत दिया करो कि मैं आप लोगों को बोलूं बेटा प्लीज ज्वाइन, ऐसा मौका देते ही क्यों टीचर को। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप 15 मैंने, आप रिकॉर्डिंग देख लेना जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, ठीक है, मैंने अपलोड करवा दी थी। आज 16, 17, 18, देखो 16, 17, 18 में ना बहुत ज्यादा नहीं है करवाने का, मतलब बहुत कम है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स कौन से हैं, तो मैं आपको बोलूंगी आपका 13 वाला है, पी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, 13 है और 15 है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ग्रुप 16 में और ग्रुप 18 में कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली वो, लेकिन आपको करना है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं आपके सिलेबस वो मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जो आप मुझे लगता है कि ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ये वेटेज तो मैंने दिखाई दी थी आप लोगों को, चलो आ जाओ, जैसे मैंने लास्ट टाइम कराया था। और सोना नहीं है आज, ठीक है, सोना नहीं है, थोड़ा एक्टिव होके बैठो। अर्पिता ज्वाइन कर गई क्या क्लास को? अर्पिता, हाँ आ गई आ गई आ गई, ठीक है। अर्पिता तुम्हारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी आज रात को सोने से पहले, और जिन्होंने भी भेजे हुए मेरे को, ठीक है। चलो आओ, अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 की, ग्रुप 16 में क्या वही है, मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी चीजें। देखो ग्रुप 16 में आप लोगों के कौन कौन से मेंबर हैं, लिखो जल्दी से। ओ सर, सीधा प्रॉब्लम है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ठीक है, ये हैं आपके, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इनको क्या बोला जाता है, चाल्कोजेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एक बार देख लो एक बार। The name is derived from the Greek word for the brass and points of the association of sulfur and its क्या लिखा हुआ है, congeners with copper. Most copper minerals contains either oxygen or sulfur and frequently the other member of group. सिर्फ पहली बात है ये पता होना चाहिए, चाल्कोजेंस बोलते हैं, चाल्कोजन से मतलब है मेरा ओर से मतलब है कि आपके और ऑक्सीजन और सल्फाइड के रूप में मिलते हैं ओर्स, ठीक है। बस और कुछ ध्यान रखने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगी अकरेंस से। मैंने याद हो तुम लोगों को 13, 14, 15 में एक चीज बोली थी कि जो अकरेंस से क्वेश्चन है वो आ सकता है। अगर तुम जेई मेंस के, मैंने डाले हैं इसमें जेई मेंस के क्वेश्चन, तुम वो जब देखोगे ना शिफ्ट में जो उनके पेपर में क्वेश्चन आए थे, तो उन्होंने कितनी शिफ्ट हुई है उनकी, 10 शिफ्ट हुई है ना, 10 में से 4 शिफ्ट में उन्होंने अकरेंस से क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है। तो अब ये और बच्चों ने क्या क्लेम किया था, वो क्या होता है, अपन वो बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। तो बच्चों ने भैया 200 रुपए वेस्ट करके क्वेश्चन को वो किया है क्लेम कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था, क्यों दे दिया। लेकिन हम नहीं बोल सकते कि सिलेबस में नहीं था, क्योंकि जो अकरेंस वाला टॉपिक है वो स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया आपके, भैया ये भी पढ़ना है, ठीक है। ऑल्दो दीज आर द पार्ट ऑफ योर मेटलर्जी वाला चैप्टर, बट ये पढ़ना है क्योंकि अकरेंस में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आया था। इधर देखो, नजर मारो, ये क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज सल्फेट सच एज जिप्सम। जिप्सम का पता होना चाहिए तुम्हें फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। एप्सम सॉल्ट का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, ठीक है। इसको बाटे बोलते हैं, तुम्हें जो बोलना बोलो, बाटे। बेरियम सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद गैलीना तुम्हें पता होना चाहिए, ये मैंने तुम्हें ग्रुप 13, 14 में भी पढ़ाया था। जिंक ब्लेंड पता होना चाहिए, जिंक सल्फाइड होता है। एंड तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कॉपर का पायराइट, CuFeS2। जल्दी से इसको लर्न कर लो, जल्दी से बेटा इसको लर्न कर लो। एंड जो सच में सीरियस है क्लास लेने के लिए वही मेरी क्लास में बैठा रहे। और आज ही ये 16, 17, 18 एकदम रट के भेजूंगी तुम लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। जल्दी से इसको करो। जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम, आइस बंद करके एक बार ना माइंड में रिवाइज कर लिया करो। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। एप्सम सोल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। बाटे बेरियम सल्फेट। गैलेना लेड का सल्फाइड। जिंक ब्लेड जिंक का सल्फाइड। कॉपर पायराइट, कॉपर का क्या होगा सल्फाइड, CuFeS2, कॉपर आयरन का सल्फाइड। क्लियर हो गया, याद कर लोगे, ठीक है। अब इसमें तो मैं क्या ही समझाऊं तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब आज की ये तुमने नोटिस किया होगा, मैं हर ग्रुप में ये लिखती हूँ ताकि जब जब तुम नोट्स रिवाइज करो तब तब तुम थोड़ा सा वो बोलते हैं केयरफुल हो जाओ कि हाँ जो पढ़ रहे हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करेंगे।
8, 16, 24 सॉरी 34, 52, 64 कितना है, सॉरी 84 ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद तो नहीं करना है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। उसके बाद हम आते हैं मास पे। मास क्या हो रहा है, 16, 32, 78, 127, 210, इंक्रीज ही हो रहा है एटॉमिक मास। कुछ नहीं करना याद अभी तक, जो याद करना है मैं उस पर हाईलाइट कर दूंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर आओ, 2s2 2p4 होती है वैलेंस शेल, इसमें 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको कि सेलेनियम से टुलेरियम में गए, यहाँ पे डी ऑर्बिटल फिल हो रही है, और पोलोनियम में आपका एफ ऑर्बिटल फिल हो रहा है, यानी कि कुछ होगा तो पोलोनियम में होगा, मानते हो या नहीं। और पोलोनियम Yes, को हम ma'am. ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि भैया जी रेडियो एक्टिव है। आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता जहां पे वो पोलोनियम की आपसे डिस्कशन कर रहा हो, तो मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन का है ही नहीं, मतलब याद ज्यादा आपको करने ही नहीं है। ठीक है, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, अगर किसी ने मेरे से सारे ब्लॉक्स पढ़े हैं तो आपने नोटिस किया होगा मैंने 13 14 में बहुत सारी एक्सेप्शन बताई थी, उतनी मैंने 15 में नहीं बताई। 16 Yes, में ma'am. और कम हो जाएगी, 17 में भी, और Yes, ma'am. है ही नहीं। ठीक है, रीजन इसका पता है क्या है, वो ये रीजन है कि आप क्या करते हो, जो 13 और 14 होते हैं वो डी ब्लॉक के जस्ट साथ होते हैं, है ना। और आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आप डी ब्लॉक में पढ़ते हो, देख ही लिया होगा तुमने, डी और एफ ब्लॉक पढ़े। हाँ. तो Yes, जैसे ma'am. जैसे आप उनसे दूर जाते जाओगे एक्सेप्शंस भी कम होती जाएंगी। ठीक है, यही रीजन है कि इतनी एक्सेप्शंस नहीं है ग्रुप 16 17 में। ठीक है, चलो कोवेलेंट रेडियस हमें पता है डाउन द ग्रुप क्या होती है, रेडियस बढ़ती है, तो देखो बढ़ रही है क्या, 66, 104, 117, 137, 146। कुछ याद करना है, नहीं करना। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज 140, 184, 198, 221, 230। कुछ याद करना है, No, ma'am. नहीं करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पे लगाओ मेरी तरफ से, जितने मर्जी स्टार लगाना चाहते हो लगा दो। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पीरियोडिक में पढ़ के आते हैं। इसको हाईलाइट करो अपनी बुक में, फिर मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, चलो ओके। आपको ना दो बातें ध्यान रखनी है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे मैंने स्लाइड नहीं, कोई बात नहीं, देखो इधर। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, एक बार नजर मार लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ डेटा रट लो, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बस एक बार नजर मारो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ पे मेंशन है, -149 है, -200 है, यानी कि सल्फर से ज्यादा है, ये सबको पता होता है। इधर देखो सिलेनियम की -195, टेलोरियम की -190, पोलोनियम की -174, यानी कि ऑक्सीजन की तो इन सब से ही कम हो गई, बिल्कुल ही पिछाड़ गया वो तो बेचारा। बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही पिछड़ गया। तो अगर मैं इसका ट्रेंड लिखूं तो क्या लिखूंगी, पोलोनियम को चलो लिख देती हूँ, वैसे पेपर में नहीं लिखा था, वो टेलोरियम तक बोलते हैं, टेलोरियम, सिलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आ रही है बेटा, कितने के बीच में आ रही है, ये लगा लो 150 to 200 के बीच में रेंज है, मान रहे हो ना। मैम सल्फर की ज्यादा होती है ना। मैम -200 सल्फर की अच्छा आती मैंने, है। अच्छा एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट। यस मैम वो रिवर्स हो गया। हाँ एक मिनट रुको, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। हाँ मैं कह रही हूँ 150 से 200 के बीच में है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो आपको वैल्यूज नहीं रटनी है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि ऑक्सीजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की जो वैल्यू है वो 150 से, या आप बोलो 140 to 200 के बीच में होती है, इतना तो याद कर सकते हो ना। ठीक है, हो सकता है कई बच्चे, -141 से छोटा होगा ना। ये किसने पूछा मेरे से, इकरा ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने, इकरा ने। इस पे आ रही हूं मैं, इकरा। ठीक है, हाँ क्या बोला मैंने, 150 to 200 के बीच में होती है। ठीक है, पहले मैं रीजन बताऊंगी, फिर मैं इकरा वाले क्वेश्चन पे आऊंगी। ठीक है, क्योंकि गलती करोगे अगर आप ये सोच रहे हो तो। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ अलीशा, सेम क्वेश्चन तुम्हारा भी है, मैं आ रही हूँ। देखो ऑक्सीजन को सब पहले तो ये देखते हैं कि सल्फर की ज्यादा क्यों है। आप लोग ये पढ़ के आए हो पीरियोडिक में कि जो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, पढ़ के आए हो।
रीजन आप ये बोलते हो कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होता है उनका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इजिली एकोमोडेट हो जाता है। ठीक है, प्लीज एक बार म्यूट करो अपने आप को जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया है, मतलब ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है, ये देखो कि उनके बीच में जो ये क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा अपने वैलेंस शेल में, तो उससे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिससे उसकी वैल्यू बहुत कम चली गई। ये अपने दिमाग में कब से ले कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अरे भैया सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी इन केस ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इट मींस उतना ही उसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एकोमोडेट किया है। ठीक है, समझे गए? इसका मतलब सबसे ज्यादा सल्फर की है, दूसरी चीज सेलेनियम, फिर टेलोरियम, पोलोनियम एंड लास्ट में आपकी आती है ऑक्सीजन की बारी। ठीक है, ये मैथ्स वाला नहीं चल रहा है यहाँ पे कि -41 तो बड़ा होता है, यहाँ पे अपन मैथ्स नहीं खेलेंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई यहाँ पे जेई का बच्चा बैठा, वैसे नहीं बैठा है। जेई मेन में इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक वो इसी फैमिली से था। उन्होंने क्या बोला, नीट वाले ऐसा नहीं करेंगे, डोंट वरी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा कि ऑर्डर लगाना आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये मैथ्स वाली चीज कंसिडर कर ली। अपन मैथ्स में क्या बोलते हैं, जितना जो नेगेटिव में बड़ा होगा उतनी उसकी वैल्यू छोटी होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना मैथ्स में। यस मैम। वो चीज कंसिडर करके वो ऑप्शन जो है उसको, जो बच्चे 90, मैं बोलूंगी 90% बच्चे वैसा लगा के आए होंगे जो हमें पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, लेकिन एनटीए वालों ने वो कर दिया गलत। ठीक है, मैम इसमें जब भी ये नेगेटिव वाला ज्यादा मानते हैं, वो बता देते कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। नीट वाले बता देते हैं, मेंस वाले नहीं बताते हैं। अगर तुम मेंस अगर कुछ नहीं बोला है तब तो वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे मैथमेटिकल वैल्यू है, अदरवाइज अक्सर नेगेटिव बोल देते हैं। देखो, अगर नीट में क्वेश्चन आता, जो कि आया हुआ है, वो मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में कि वो नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। बट अगर मान लो वो नहीं, वैसे आएगा नहीं, बट स्टिल हम, क्योंकि जेईई मेन में मैंने देखा है ये क्वेश्चन, तो अगर वो मान लो कुछ भी नहीं कहते हैं, तो फिर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तब वो वाला सिनेरियो आ जाएगा तब। अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट, वही आप जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो गया ये, तो ये इंपॉर्टेंट था, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। कुछ नई बातें हैं, पीरियोडिक में पढ़ के आते हैं आप लोग। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, 1314, 1000, 941, 861, 813। कुछ करना है याद? नहीं। नो मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। देखो, अब डोंट एक्सपेक्ट मी कि इसका मैं रीजन बताने वाली हूँ। इधर देखो, 3.50, 2.58, 2.5, 2.0 करना है लर्न, नहीं करना। डेंसिटी देखो, 1.32, 2.06, 4, 6, पोलोनियम की दी नहीं हुई, तवज्जो है ही नहीं बेचारे की, कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली डाउन द ग्रुप डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अभी पूछूंगी मैं तुम लोगों से क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि डेंसिटी भी ध्यान नहीं रखनी, जैसे नॉर्मल अपना मास बढ़ रहा होता है डाउन द ग्रुप, ये डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक खुश खबरी देती हूँ, पहले इसको देखो। मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 55 है, 393, 490, 725, ये घट गया है ना। इसमें देखो 90, 718, 958, 1260, 1235, ये कम हो गया। मैम लर्न करना है, मैं कहूंगी नहीं लर्न करना। क्यों? पोलोनियम की हम स्टडी करते ही नहीं है, वो क्वेश्चन ऐसा देता ही नहीं है एग्जामिनर जिसमें वो पोलोनियम लिख के दे, नहीं देगा। ठीक है, अगर ट्रस्ट करते हो तो करना चाहिए टीचर के ऊपर। तो ये आपको, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं करना, यानी कि इस टेबल में तुम्हें सिर्फ क्या याद करना था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिर्फ ये वाला ऑर्डर याद करना है मेरे लिए, बाकी चीजें इस टेबल में तुम छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो, तो मैंने कर दिया इसको हाईलाइट। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं भी आगे कराऊंगी। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -1, व्हाट इज दिस? FD इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर कहाँ लिखा हुआ है?
मैम जो नंबर्स के ऊपर कुछ अच्छा, FDE वो करके क्या लिखा होता है हुआ है। ना, कुछ चीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो जो आपके एनसीईआरटी में वो नीचे नहीं लिखी होती लाइन वगैरह की, एफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिखा होगा। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है, आपको कोई ध्यान रखने वाली जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, -2 -1, देखो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। -2 कर रहा है, -2 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप क्या क्या याद करना है अभी तक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसे करोगे, आइस बंद करके करोगे कि ऑक्सीजन सबसे बाद में आ जाएगा। ठीक है, और जो इनकी रेंज होती है वो 140 टू 200 के बीच में होती है, बस इतना ध्यान रखना है मेरे कहने पे। और क्या ध्यान रखना है, जिप्सम, एप्सम सोल्ट, बाटे, गलेना, जिंक सल्फाइड, कॉपर पायराइट, इनका फॉर्मूला ध्यान रखना। अरे ये अनम्यूट किसने किया हुआ है भाई, किसी को, मुझे क्यों पता नहीं लग रहा किसने खुद को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलती हूँ मैं, लास्ट में टेस्ट भी होगा आपका जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ओके, तो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि कुछ याद करने का है क्या। दो मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, NH2 होता है, मैम एटॉमिक आयनिक रेडियाई भी ठीक है। ठीक है, ये आपको लर्न नहीं करना कहीं आप सोचो साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल, ये पता ही है आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बता ही दिया तुम्हें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या ध्यान रखना बेटा, पहला, ऑक्सीजन और सल्फर तो आपके नॉन मेटल्स हैं, याद करो, नाइट्रोजन और फोस्फोरस भी नॉन मेटल थे। सेलेनियम ma'am. एंड टेल्यूरियम मेटलोइड थे, याद करो, आर्सेनिक और एंटीमनी भी मेटलोइड्स थे। पोलोनियम मेटल है, जैसे उसमें बिस्मथ मेटल था, कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, पता होता है जो लास्ट वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है उसका हाफ लाइफ टाइम कम होता है, बस। ठीक है, जितने भी इसके एलिमेंट्स है, किसके, ऑक्सीजन, सल्फर और आपका सिलेरियम, टुलेरियम, ये सारे के सारे एलिट्रोपी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन और किस फॉर्म में देखते हो आप, ओजोन की फॉर्म में देखते हो, सल्फर भी देखते हो आप, रोम्बिक सल्फर, ये सब। ठीक है, मतलब तो सारे एलिमेंट्स जो है एलोट्रोपी दिखाते हैं। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है मैम, ठीक है जी। फिर उन्होंने एक चीज बोली है कि लार्ज डिफरेंस बिटवीन, इधर देखना एक बार, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस वेयर सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो वो कह रहे हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, और सल्फर तो बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाता है, जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। देखो, देख लिया होगा आपने, नोटिस कर लिया होगा, देखो बेटा। ठीक है, चलो Yes. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं एक एक बात बोल रही हूँ। देखो, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी दिखा के आई हूँ आपको, -2, 2, 4, 6। फिर वो बोल रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात ठीक बोल रहा है ना, बताओ, बात ठीक है ना, कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे जाते जाते। पोलोनियम हार्डली शोज, मुश्किल से ही, नहीं दिखाने वाला -2। ठीक है, और वही लिखा हुआ है उसने, इधर देखो, इधर इधर देखो, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, it shows only negative oxidation state as -2 in the case of OF2 where its oxidation state is +2। एक O2F2 होता है, ये भी बनाता है कंपाउंड। यानी कि कहने का क्या मतलब है, आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को अगर आप फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ लगा दोगे तो भैया वो ना दिखाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो सिर्फ फ्लोरीन के आगे, वो झुकेगा तो सिर्फ फ्लोरीन के आगे, और फ्लोरीन भैया जी तो झुकेंगे ही नहीं किसी के आगे। ठीक है, चलो अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, ये हमें पता है,
+2 +4 +6 की दिखाते हैं, ये नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इधर देखो ये मैं ऑलरेडी सब पढ़ा चुकी हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन से डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस वाले ग्रुप में, तो बस एक बार रीड कर लेना, कुछ ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलूं आगे, चलूं? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, आगे आओ। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मैम ये तो हम बिना देख के इस पे एक पेज पे लिख देंगे हम सारे पॉइंट्स। एनोमलस बिहेवियर, क्यों इसका बिहेवियर वो बोलते हैं डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि मैम ये बड़ा ही छोटू सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, और बेचारे के पास क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। ये पहले वाले के सेकंड पीरियड वालों के पास तो होते ही नहीं है डी ऑर्बिटल, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। स्मॉल साइज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, ठीक है, करता है, ये भी बढ़िया बात है, और डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, तभी तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है, सिर्फ 4 है, ठीक है, लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड 2, और कह रहे हैं वैसे तो जनरली 2 से ज्यादा एक्सीड होती ही नहीं, अगर आपने नोटिस किया हो तो 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाता है, बट अगर आप कई बार क्या बोलते हैं 3 बॉन्ड भी बना देते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप द वैलेंस शेल कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवेलेंस एक्सीड 4, यानी कि उनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। कुछ था इसमें, सब पढ़ा हुआ है। यस मैम। आ जाओ, अब आ जाओ काम की चीज, ये वाली टेबल पे अपने एनसीईआरटी अगर ओपन करी हुई है तो इस टेबल को और इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। एनएमसी ने सिलेबस में इसको नहीं दिया है, बट आपको करना है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मैं सबके हाइड्राइड्स बना रही हूँ बेटा, एक बार देखना, H2O, H2S, H2Se, H2Te, बस इतना ही मैं रखूंगी। अब देखो क्या क्या चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2O टू H2Te, मतलब कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी बच्चे तो मेरा एसिडिक करेक्टर क्या होगा, अरीब आ गया क्या, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। क्यों एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, बचपन में हम एक डेफिनेशन पढ़ते थे कि एसिडिक करेक्टर क्या होगा, जो H+ दे देगा, तो बात तो सही है ना। जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी, मेरे को पता है मेरा हाइड्रोजन छुटकू सा है, टेलुरियम बहुत बड़ा सा है, बड़ा छोटा बॉन्ड ज्यादा वीक होगा नहीं, तो इजिली वहां से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। दिस इज द रीजन फॉर एसिडिटी, कि डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, रीजन अभी जो मैंने बताया है, द इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। आ गया ये समझ में, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी ना, तो यही तो लिखा हुआ, इस केस में बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। किस केस में बॉन्ड एनर्जी कम है, H2Te के केस में कम है। हो गई बात। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स आल्सो डिक्रीज फ्रॉम H2O टू H2PO। अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वही सेम एसिडिक करेक्टर वाला रीजन है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसके बॉन्ड को, टेलुरियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, तो इस वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जल्दी टूट जाएगा। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और क्या याद करना है मैम, आ जाओ, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, possess reducing property and this character increases from H2S to H2Te। ये पता है, बताओ, ये बताया था मैंने ग्रुप नंबर 15 में, बताया था आप लोगों को कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बताओ हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आओ नजर मारो इस टेबल पे,
इस टेबल पे मारो, पानी पीना पानी पी लो, क्योंकि इसमें मुझे तुम्हारा 100% एक्टिवनेस चाहिए इसमें, ठीक है। आएगा तो इसी टेबल से क्वेश्चन आएगा इस वाले ग्रुप में से। सबसे पहले तुम्हें जो आता है वो बता रही हूँ। डिस्टेंस पता है, डाउन द ग्रुप जाके डिस्टेंस बढ़ेगा। यस मैम। बहुत बढ़िया। यस मैम। ओके, ये देखो, इधर आओ इधर आओ। डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, देखो डिक्रीज होगी। 347, 76, 238। मैंने बोला acidic character increases down the group, and you know very well Ka is, which is your dissociation constant, is directly proportional to, बोलो बोलो, एसिडिटी। एसिडिटी। तो देखो ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ पे 10⁻⁻16 है, -7, -4, -3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। ये लर्न करना है ना, ये एक बार देख लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ। सबसे ज्यादा वो बोल रहे हैं जो ये है फॉर्मेशन, मतलब जब H2 बनता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है इस केस में रिलीज होती है, देखो -286 की होती है, बाकी में तो ना के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोल दिया, कि जब ये वाला बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो उस केस में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये देखो, इसमें तो भैया पॉजिटिव में है, मतलब ये तो बनना चाहेंगे ही नहीं, तभी तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ओके, क्योंकि ये पूरी टेबल करनी है। इधर देखो, बॉन्ड एंगल की मैं बात करूंगी, वही सेम रीजन जो मैं ग्रुप 15 में बता के आई थी, कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। H2S, H2 सिलेनियम, H2 टेलोरियम, ये आपके ड्रैगोस कंपाउंड है जो कि सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनका जो एंगल है वो 90 के आसपास रह जाता है, याद करो। ग्रुप 15 में भी बताया था मैंने कि उनका उनका जो एंगल है वो 90 के आसपास रह जाता है। देखो इसमें भी यही है, आपको एग्जैक्ट नहीं याद करना, 92, 91, इतना ही रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो पूछेगा भी नहीं वैल्यूज, बस खत्म। अब आया इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अगर कहीं पे ड्रैगोस कंपाउंड है या नहीं? देखो, ड्रैगोस कंपाउंड क्या नाम है ना, रुचि तुम्हारे सिलेबस में नहीं, अगर सिलेबस में होता ना मैं तुम्हें कंडीशन भी बता देती कैसे पता चलेगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है ग्रुप 15 का और ग्रुप 16 का, ठीक है। इधर देख लो, ओके मैम। इधर देखो, ये वाले तीनों इनके हाइड्राइड्स, और ये तीनों इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, देखो, ठीक है। तो इनका एंगल जो है ऑलमोस्ट 90 के आसपास रह जाता है। बाकी सब में होती है। हाँ, बाकी आपका जैसे क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है। तो मेनली हम 15 और ग्रुप 16 में जनरली हम ड्रैगोस कंपाउंड की जो जनरलाइजेशन होती है वो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के लिए करते हैं स्पेशली, बाकियों के लिए नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना रुचि, है ना, नहीं पढ़ना, वो एडवांस के सिलेबस में है। मतलब अभी पिछले एक बार 2016 में तो क्वेश्चन आया था ड्रैगो से, तब था, बट अब उन्होंने हटा दिया, तो डोंट वरी, ठीक है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। इधर आओ, अब हम बात करते हैं हमारा फेवरेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक काम करो, बेशक तुम अपने नोट्स की हेल्प लो या बुक की हेल्प लो, जल्दी से अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं तो नहीं देख रही तुम लोगों को, जल्दी से अपनी नोटबुक में ग्रुप 15 के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख दो मेरे को जल्दी से, फिर ही मैं ये समझाऊंगी, और मैं इसको हटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए अब फिलहाल काम का है। क्या एक बार रिपीट करना? ग्रुप 15 के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर अपनी नोटबुक में लिखो। लिखो, लिख लिए हो तो मुझे थम्स अप दे देना, लिख लिए हो तो थम्स अप दे देना। नहीं, एक बार रिपीट करना। बेटा आई एम सेइंग कि ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो। ठीक है, चलो जल्दी से थम्स अप दो भाई, बुक की हेल्प ले लो, नहीं वैसे तो याद करके आना चाहिए था भाई तुम लोगों को, ठीक है। याद करो, मैंने बॉइलिंग पॉइंट में क्या ऑर्डर लिखवाया था उसका, मैम हो गया मैम। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में कौन आता है सबसे पहले, रुको मैं ही पूछ लेती हूँ, साक्षी तुम बताना। मैम बिस्मथ का आता है सबसे पहले, अच्छा, फिर एंटीमनी, और उसके बाद फिर मैम आता है अमोनिया, फिर आर्सेनिक और फिर फास्फोरस। ठीक है, अगर ट्रिक बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे आगे आता है अमोनिया। आर्सेनिक आता है। अमोनिया, आर्सेनिक,
अमोनिया में अमोनिया अमोनिया, फिर कौन आता है? एंटीमनी, फिर एंटीमनी, आर्सेनिक और फिर देन आर्सेनिक, देन फास्फोरस। याद कर लो इसको, मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को, फिर कहोगे मैम पेपर में आ गया भूल गई, इतना रट्टा नहीं मारा जाता। ठीक है, रट्टा मारना भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही याद करो कि इसमें NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट में वो पहले आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में आपका वंडरवॉल फोर्सेस वाला फैक्टर जो है डोमिनेंट हो रहा है, इस तरीके से याद करो। चलो इसमें देखो, इधर आओ, H2O का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 273, ठीक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से देखो, वैल्यूज नहीं रखनी है। H2S का 188, 213, 208, 232, 222, 269, क्या दिख रहा है? बेशक मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, H2O भैया तो जीत चुके हैं, बोलो हाँ कि ना। यस मैम। जबकि यस मैम। ग्रुप 15 वाली फैमिली में ऐसा नहीं था। रीजन यही है क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए दोनों में ही जीत चुका है ऑक्सीजन भैया। ठीक है, H2O। फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस लगाओ, नोटिस करो, H2O T वाला आएगा, फिर सिलेनियम का हाइड्राइड आएगा और लास्ट में सल्फर आएगा। देखो देखो एक बार नजर मारो, यानी कि इसमें हमें अलग से Yes, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान है तो बॉइलिंग पॉइंट का भी आप इजीली लिख सकते हो। आपको बस तीन ग्रुप के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखने, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, बस। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद हो तो बताया था, ग्रुप 13, 14 में ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17 में हाइड्राइड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये टेबल अपने को हो गई। छोटू सा टेस्ट Yes, ma'am. इक्वेशन करके दिखाओ, 1 2 3, 3 इक्वेशन है, फिर आगे टेस्ट लूंगी लास्ट में। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, और प्लीज हैंड रेस कर लेना, ठीक है, ऐसा एक साथ मत बोलना। ग्रुप 13 और 14 में ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ना? यस, हाँ करो, हैंड रेस करो। अच्छा ये 4th ऑप्शन है, हैंड रेस करो जिसका हो जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ना। चलो ओके, अलीशा आप बताइए। मैम ए हो। हाँ जी, मैम गलत है। क्या बोला मैंने सुना ही नहीं। मैम ये बोल क्यू कौन सा ऑर्डर है? ए थोड़ी ना बेटा, तुम लोग। मैम सेकंड होगा। मैम बी होगा। सॉरी बट मैं डांटना नहीं चाहती हूँ। अभी बताइए मैंने ये टेबल, और इसमें रट्टा भी नहीं मारना, ठीक है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, इस पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ बेटा, A B C D, एक बार पढ़ना बेटा इसको। हैंड रेस कीजिए। तनीषा हो रहा है क्या बेटा? तनीषा हाँ, अभी भी जितना बच्चों ने हैंड रेस करना चाहिए उतना कर नहीं रहे। बैठे तो यहाँ पे तुम अराउंड 30 स्टूडेंट्स हो, लेकिन हैंड सिर्फ 13 बच्चों ने रेस किए हुए हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ भाई, किसका है सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? यस वेरी गुड। ठीक है, H2O की सबसे ज्यादा होगी, फिर H2S की होगी, फिर H2SC की होगी, फिर देखो बेटा कुछ जो चीज देखो, एक चीज बताना चाहती हूँ, पी ब्लॉक अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैम आपको पसंद है क्या, तो मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली बता रही हूँ। देखो रट्टे मारने वाली चीजें किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन जो समझने वाली चीजें हैं वो तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। लेकिन जो लाइक ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये अगर आप हफ्ते बाद पढ़ोगे ना भूल जाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि आपको 3 ग्रुप्स के याद रखने और दोनों मतलब तीनों में कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये वाला चैप्टर ना आप ऐसे करना, बीच बीच में थोड़ा रिवाइज करते रहना इसके ट्रेंड्स वगैरह, ठीक है। और जब आपका जब पेपर होगा नीट का, कब है 5 मई को है ना, उससे पहले जरूर उठाना इस चैप्टर को, तो कि ताकि याद रहे चीजें,
ठीक है, क्योंकि अभी उठाओगे ना 5-6 दिन बाद भूले पाओगे चीजें। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ हाँ, स्टैंड में साइज फैक्टर भी काम किया है किसमें 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 कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी वाले। साइज का ही तो किया है मेन, लेकिन वो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो आप ये लिखोगे, दोनों चीजें लिख सकते हो आप अनुज की, साइज क्या है, डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ रहा है ना, टेलुरियम इज लार्जर इन साइज, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, ये आप एक्सप्लेन करोगे। चलो ये वाला करो। हाँ पहले ही आंसर दे दिया भाई, हैंड रेस करना था। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो H2O का सबसे ज्यादा होगा ना, तो बी ऑप्शन तो अपन एलिमिनेट कर देते हैं। देन उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस, आपके वो वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा। बॉइलिंग पॉइंट का पूछता तो सेम ऑर्डर रहता। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, क्या करना है इसमें अभी बताती हूँ, देखना एक बार। जिसने ना 13, 14, 15 नहीं देखा है प्लीज देख लेना बेटा। इधर देखो, all these elements form oxides of the EO2 and EO3 types where E is sulfur, selenium, tellurium and polonium। कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस, सिलेनियम सॉलिड है, नहीं करना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, ये भी आपको नहीं करना है। नहीं वैसे इसमें कुछ जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इधर देख लो, ओजोन और सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो आपकी गैसेस रहेंगी, सिलेनियम का ऑक्साइड आपका सॉलिड रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताऊं डाइऑक्साइड की, तो वो डिक्रीजेस होगी, यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, SO2 हो गया, है ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना डाउन द ग्रुप। ये देखो इधर देखो, यही लिख रहा है वो, SO2 इज द रिड्यूसिंग वाइल टेलुरियम का ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और SO3 और ये क्या बोलते हैं सिलीनियम का ऑक्साइड, टेलुरियम का ऑक्साइड, वो बोल रहे हैं बोथ टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक इन नेचर। आप लोगों को पता ही है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन आप जो वो ट्रिक है एम्फोटेरिक वाली और न्यूट्रल ऑक्साइड्स वाली, उसको प्लीज अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहता है कि इसमें से एम्फोटेरिक बताओ, इसमें से बेसिक ऑक्साइड्स बताओ, है ना, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड्स बताओ। तो ये वाली कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। बाकी मैं जब सेशन भी लूंगी आप लोगों का, सारी एक्सेप्शंस लूंगी मैं इनऑर्गेनिक के, तो उसमें तो मैं हाईलाइट करूंगी ये चीजें, ठीक है। अब मैम इसमें कुछ करना है क्या, देखो इसमें आपको सिर्फ एक चीज, ये स्लाइड को लगाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इधर आना एक बार, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चे, इधर देखना, पहले इन्होंने लिखा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, वो रीजन वही है कि साइज बड़ा होता है तो स्टेबिलिटी घट रही है हैलाइड्स की। फिर वो बोल रहे हैं अगर मैं हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं तो हेक्सा फ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हैलाइड्स, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। बस यानी कि ऊपर वाले पैराग्राफ में से सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो SF6 होता है वो स्टेबल होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है साइज में छोटा होता है, ठीक है, सल्फर का साइज ठीक ठाक होता है, तो वो 6 फ्लोरीन को इजिली एकोमोडेट कर सकता है। अगर मैं बात करूं HCl6 की, तो ये भैया जी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि क्लोरीन क्या है साइज में बड़ा है, जैसे ही वो लगना चाहेंगे शुरू होंगे सल्फर के आजू बाजू में, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसमें क्या होने लग जाएगी, धक्का मुक्की, मतलब रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, बट यस SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, कि उसने क्या करा हुआ है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो अच्छे से उसको एकोमोडेट किया हुआ है, बस, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये टेट्राफ्लोराइड्स हैं, आपको ये नहीं ध्यान रखना गैस लिक्विड सॉलिड आपसे नहीं पूछ रहा, बस ये ध्यान रखना SF4 सिलेनियम का फ्लोराइड और टेलोरियम का टेट्राफ्लोराइड, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चा वो निकालनी आनी चाहिए। क्या सबको आती है निकालने, क्या सबको निकालने आती है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन और सीसो शेप होती है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद हाँ बोलो। मैम एक बार हेक्साफ्लोराइड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि सल्फर के पास जो 6 फ्लोरीन है भैया वो स्टेबल है। रीजन क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो सल्फर के अराउंड जो वो फ्लोरीन है इजिली एकोमोडेट हो जाते हैं, इस वजह से SF6 नोन होता है जबकि SLCH नोन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। These dihalides are formed by sp3 hybridization। अभी दिखाती हूँ कौन से किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इधर देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं और जिनके मोनोहेलाइड्स होते हैं वो डायमेरिक इन स्ट्रक्चर होते हैं। इधर देखो, ये देखो, ये बता रही थी मैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के वो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ये देखो, ये आपको ये नहीं याद रखना है कौन डाइब्रोमाइड बनाता है कौन नहीं, आपको सिर्फ मैं ये कंपाउंड दिखा रही हूँ, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने आने चाहिए। लाइक H2F2 हो गया, H2Cl2, H2Br2, Fe2Cl2 और Fe2Br2, ठीक है। समझे गए कि नहीं समझे गए? ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये मोनोहेलाइड्स होते हैं वो डायमेरिक इन नेचर होते हैं। ये देखो, ये इनका डायमेरिक नेचर है। क्या बोल रहे हैं? दीज डायमेरिक हेलाइड्स अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, और जहां जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन आएगा वहां वहां मैं आपको बोलूंगी कि अपनी नोटबुक में लिखते जाओ कि कितने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अभी तक मैम बता चुकी हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। तो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। बोलो। मैम इन सब की sp3 है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने डाइमर बना लिया है, ठीक है। मैम sp3 है ना सब में? हाँ हाँ हाँ, sp3, ठीक है। देखो एक बना के दिखा देती हूँ, H2F2 है बेटा, ठीक है। इधर देखो, इसके बाद 2 लोन पेयर होंगे ना रुचि, यस क्योंकि मैम। 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब जल्दी से एक बार सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, 1 2 3 4 है ना, sp3 हो गई, यस मैम। ठीक है। यही लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। दीज डाइहैलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ओके, इसके बाद है ओजोन का स्ट्रक्चर। अपन कहाँ पढ़ते हैं? वैसे तो लुईस डो स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तीनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक है, सेम होती है। ऐसा ना मत सोचना कि मैम यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड छोटा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है बड़ा होगा, नहीं, रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस के चक्कर में क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है ओजोन में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, वो आइडेंटिकल होती है। कितनी होती है? नहीं ध्यान रखनी, नहीं ध्यान रखना, 128 होती है, नहीं, सिर्फ आइडेंटिकल होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ये ध्यान रखनी है। टोटल लोन पेयर कितने होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था केमिकल बॉन्डिंग में, ऐसा देखना एक बार कितने लोन पेयर काउंट कर लोगे क्या? 6 हैं, ठीक है। टोटल लोन पेयर कितने हैं? 6, ठीक है। बॉन्ड एंगल याद करना है तो याद कर सकते हो, लेकिन इसका 117 डिग्री होता है। और ध्यान रखना बच्चे, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा एक होता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बहुत सारे बना सकते हो जितना बन रहे हैं, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। पक्का? चलो, यस मैम। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बस देखो खत्म होने वाला अपना ग्रुप 16, ठीक है। अब ये करना आपको, ये बहुत जरूरी है करना। इसमें बताती हूँ पहले कैसे बनाओगे, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी ना वैसे वैसे आप सीखना। अगर पहले से ही आते हैं तो बहुत बढ़िया है। देखो अब ना इसमें आपको, वैसे तो ना इसके अलावा भी और ऑक्सो एसिड्स होते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी वाले ही करने हैं। एक कैरोज एसिड होता है, वो मैं और अलग से यहाँ पे लिखवा दूंगी आपको। तो बेसिकली आपको ये तो पता होने चाहिए, इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि किसमें एसएस बॉन्ड होता है, किसमें एसओएस होती है लिंकेज, किसमें परऑक्सी लिंकेज होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यस। इनमें लोन पेयर कितने होते हैं, है ना, डबल बॉन्ड, है ना, पाई सिग्मा बॉन्ड, ये सब मालूम होना चाहिए। और ये तब मालूम होगा जब आपको स्ट्रक्चर आता होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ बेटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप बहुत पॉपुलर है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप कैसे ध्यान रखोगे, सल्फर बनाओगे, उसके साथ 2 डबल बॉन्ड O तो चिपका देना, चिपका दिया, ठीक है। अब देखो जो जिसकी कमी पड़ रही है वो लगा दो। 4 ऑक्सीजन है ना, मेरे पास क्या हुए, 2 हुए, तो एक एक मैं इस तरीके से लगा दूंगी। मेरे पास हाइड्रोजन है तो मैंने वो ऑक्सीजन के साथ चिपका दिए,
ठीक है, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कितने भैया एस डबल बॉन्ड ओ है बता दोगे, कितने SOH बॉन्ड है बता दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं H2SO3 की। एक बार जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लो इसकी, कितनी होगी, 8 और ये 2, 6 हो जाएगी ना। ठीक है, 6 हो जाएगी, आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। इसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 4। बताओ, 2 कम हो गई ना, तो 2 कम हो जाता है तो हम पीछे क्या लगाते हैं, OUS, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। याद आ रही है लास्ट क्लास? यस मैम। यस मैम। आई होप आ रही हो। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या होगा, बनाना एक बार वही सेम चीज कर दो। अब कितने ऑक्सीजन है, 3, मैंने 2 ऑलरेडी लगा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैम इसमें तो लेकिन अलग स्ट्रक्चर दिया है बुक में। क्या? मैम 2 OH है इनका Yes. ऑक्सीजन। अच्छा 1 मिनट रुको, बात तो सही है क्योंकि एक लोन पेयर आ जाएगा, 1 मिनट रुको। ठीक है, ओके, तो दो H हैं तो वो तो पक्का अपने जाने वाले हैं OH के साथ। अभी कितना बनाता है, कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4, 2 नहीं है, 2 की कमी है, यानी कि वो एज अ लोन पेयर आप लगा दोगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो उसको ऑक्सीजन के साथ चिपका दो, बाकी डबल बॉन्ड O लगा दो। और अगर कमी पड़ रही है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 तो इसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, बाकी 2 इसके कहाँ पे हो गए, लोन पेयर की एज अ लोन पेयर, ये इसके ऊपर सल्फर के ऊपर आ जाएंगे। चलिए जी, इसके अलावा अपने को क्या करना है, एक अपने पास होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। याद करो, उसमें पायरो फॉस्फोरिक था ना, इसमें पायरो सल्फ्यूरिक था। तो इसमें क्या करोगे आप, 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल लोगे, उसमें से पानी निकाल देना, तो आपका बन जाएगा H2S2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम, फ्यूमिंग H2SO4, ओलियम बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो कैसे बनाएंगे देखो भाई, इसमें क्या होती है, SOS लिंकेज होती है बेटा, इसमें क्या होती है, SOS लिंकेज होती है। याद करो, उसमें भी थी POP लिंकेज। तो इसमें क्या करोगे, देखो आ रहा बनाने, 2 जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएंगे, और बाकी डबल बॉन्ड हो, और 1 ऑक्सीजन अपन ने SOS लिंकेज में कर दिया। तो इसका नाम क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम भी याद रखना, कॉमन नेम ओलियम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, जगह नहीं है क्या, H2S2O8, लिखो बेटा, H2SO8, ये क्या है आपका, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा बेटा, पर ऑक्सो डाइस, नाम से ही पता चल रहा है पर ऑक्सी लिंकेज होगा, लेकिन एग्जामिनर नहीं आपको बताएगा, वो तो सीधा आपसे पूछेगा बताओ भाई इनमें से कौन से ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में पर ऑक्सी लिंकेज है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका कॉमन नेम भी याद रखो, मार्शलेस एसिड। ये रिडॉक्स में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, रिडॉक्स में भी पढ़ाते हैं हम ये। तो इसकी लिंकेज देखो कैसे होगी, इधर आओ, स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ नहीं करना, इसके बीच में 1 ऑक्सीजन और डाल दो, बस बिल्कुल सेम होगा, ये देखो, बस कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, मार्शल, ठीक है, तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक लिख लो बेटा, अपने एनसीईआरटी में लिख लो, कैरोज एसिड, H2SO5 होता है बेटा, कैरोज एसिड के नाम से ही आएगा वो। मार्शलेस एसिड के नाम से बोलेगा वो, ओलियम को ओलियम के नाम से बोलेगा, कैरोज एसिड के नाम से बोलेगा वो, ये वाले नाम नहीं देता जनरली। ठीक है, अच्छा, कैरोज एसिड में क्या होता है, लगाओ बच्चे, इधर देखो, इस तरीके से लिंकेज होते, देखना कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए अपने, 1 2 3 4 हो गए, और एक आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हो गए। मैम इसमें पेरोक्सी लिंकेज है। हाँ भाई यही तो है, कार्गो क्या, नहीं कार्गो तो नहीं, कैरोज एसिड है, वही तो नहीं है जो तुम बोल रही हो, कहीं तुमने कार्गो जीन्स तो सुनी है मैंने, कार्गो, इसमें तो कैरोज एसिड है ये। ठीक है, हो सकता है कुछ और देखा हो तुमने। ठीक है, चलो आगे चलते, याद रखना परोक्सी लिंकेज की मैंने कौन कौन सी, अरे कोई बात नहीं, परोक्सी लिंकेज की कौन सी 2 बता दी, एक तो कैरोज एसिड और एक है मार्शलेस एसिड। मार्शल एसिड। चलो ओके, फाइनली ग्रुप 17, लेकिन ग्रुप 17 में आने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया, तुमने भी नोटिस किया होगा मैंने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बताया इसमें। ठीक है, चलो ग्रुप 16 में अपना क्या था, एक तो
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स के आप लोगों को पता होने चाहिए, और अकरेंस में आपको जिंक ब्लेंड गैलेना और क्या बोलते हैं जिंक ब्लेंड कॉपर का पायराइट ये मालूम होना चाहिए था। ठीक है, और क्या क्या चीज देखी कि ऑक्सीजन वैसे तो नहीं दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में, लेकिन फ्लोरीन के साथ वो दिखा देता था OF2 और O2F2 की फॉर्म में। ठीक है, बस यही चीजें आई गेस इंपॉर्टेंट थी, बाकी एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑक्सो एसिड्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और ओजोन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, इनके डाइहैलाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना। ठीक है, और बस यही ज्यादा था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो अब आती हूँ मैं ग्रुप 17। आई होप बोर नहीं हो रहे होगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 17 की। तो ग्रुप नंबर 17 में अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन, जिसको हम ज्यादा तो नहीं पढ़ते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। देखो यही लिखा हुआ है, एस्टिनिन एंड टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मैम कुछ और याद रखना है क्या यहाँ पे? देखो नहीं करना, नहीं करना। हेलोजेंस का मतलब पता होना चाहिए, हेलो मीन सोल्ट एंड जीन्स मीन बोन। ठीक है, सो जो सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बस उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। अकरेंस तो करनी पड़ेगी। अकरेंस में क्या करनी है एक बार आओ रीड करते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट व्हाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। करना है याद? नहीं करना। इधर आओ। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसोल्यूबल क्लोराइड। किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा? दिस इज योर जेई मेन का जो जेई मेन 2024 हुआ था उसमें था। फ्लोर्स पर पूछा था उन्होंने, CaF2 होता है। क्रायोलाइट पूछा था उन्होंने, क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6, ये मैंने तुम्हें ग्रुप नंबर 13 में भी बताया था। क्लोरो एपिटाइट मैं तुम्हें ग्रुप 15 में भी बता के आई हूँ, कुछ नया नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, एक फ्लोर्स पार है, बाकी क्रायोलाइट आप ग्रुप 13 में पढ़ते हो, फ्लोरो एपिटाइट मैं तुम्हें उसमें पढ़ा के आई हूँ ग्रुप नंबर 15 में। ठीक है, तो आपको नहीं करना, उसके मतलब करना है, कहने का मतलब है। उसके अलावा बेटा कार्नालाइट, ये देखो कार्नालाइट पूछा था उन्होंने। कार्नालाइट इज एन एग्जाम्पल, क्या है ये? डबल सोल्ट ही था जो आप कोऑर्डिनेशन, डबल सॉल्ट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और डॉट 6H2। बस इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें यही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, तभी मैंने ये स्निपिंग लगाई है, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। कार्नालाइट, क्रायोलाइट, कंफ्यूज मत होना कार्नालाइट और इसमें क्रायोलाइट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना बेटा। ठीक है, हमारे काम की क्या है मैम? टेबल, टेबल काम की। आ जाओ, शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर से। 9, 17, 35, 53, 85, कुछ नहीं करना। मास देखो 19, 35, 79, 126, 210, कुछ करना है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इसकी क्या होती है? NS2NP5। फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5, 3s2 3p5, कुछ नहीं करना। कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो देखना हो रही है। इंक्रीज, 64, 99, 114, 183, यस मैम हो रही है। 133, 184, 196, 220, कुछ करना है याद? नहीं मैम, कुछ नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं, लगे हाथ। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, साइज बढ़ता है ना। 1680, 1256, 1142, 1008, याद करना है? नहीं करना। तो मैं इन सब टिक को भी मैं क्यों लगा के आप लोगों को कंफ्यूज करूं? अब जो करना है उस पे जल्दी से अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लो, विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये रहा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आओ देखो। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कौन सी रेंज में? 300 वाली रेंज में। देखो एक बार, जबकि उसकी कितनी थी? ऑक्सीजन भैया की कितनी, मतलब ऑक्सीजन फैमिली की कितनी थी? 150 150 से 200। ठीक है, तो यानी कि हेलोजेंस की तो ज्यादा होती ही होती है। ठीक है, चलो। लेकिन इसमें भी देखो क्या है, फ्लोरीन की -33 है, इसकी 349, 329, 5 और 296, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें क्लोरीन की है। यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की है। ठीक है, वही सेम एक्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। वही सेम रीजन है जो मैंने सल्फर में दिया था। क्लोरीन का भी साइज बड़ा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगी, इजिली एकोमोडेट कर लेगा, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा इन इट्स वैलेंस शेल, जिसकी वजह से उसकी कम हो गई है। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा कम नहीं है, बट हाँ कम तो है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो योर आंसर विल बी फ्लोरीन। अगर तुमसे पूछ रहा भाई भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो फ्लोरीन होता है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहती है, मैम फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो जल्दी जल्दी लेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो बस अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, है ना, तो डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, यस मैम 4.3.23 2 कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, देखो एक बार इसकी 515 381 347 ठीक नहीं है, देखो कुछ है क्या इसमें एक्सेप्शन जैसा, नहीं मैम। अगर साइज छोटा होगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो घेरेंगे उसको, सराउंड करेंगे, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वही ये बता रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन की ज्यादा है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, देखना कुछ है क्या रटने का अभी तक? नो मैम। यानी कि अभी तक सिर्फ तुम्हें क्या क्या याद करने को बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम मैंने ग्रुप 16 में भी यही बता दिया था तुम्हें। मैम बस ऑक्सीजन की ही इतनी कम थी ना कि वो सबसे कम हो गई थी ग्रुप में, बाकी सब में इतनी कम नहीं हुई है। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आपने पीरियोडिक, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, अगर आपने पीरियोडिक चैप्टर पढ़ा है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला टॉपिक, वो एक तो रहता है हमारे लिए ग्रुप 16 के लिए, ग्रुप 17 के लिए और ग्रुप 18 के लिए। ग्रुप 15 के लिए अगर तुमने नोटिस किया होगा, वहां मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जिक्र किया ही नहीं है ना ही मैंने उसमें किया ग्रुप 13 और 14 में, क्योंकि ज्यादा प्रीडोमिनेटली इसमें हम पढ़ते हैं। ग्रुप 15 में, सॉरी 16 किस में करते हैं, ग्रुप 16 में करते हैं, 17 में करते हैं और 18 में करते हैं। ठीक है, मैम एक डाउट पूछूं? बोलो 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 बोलो। मैम जैसे इसका हाइड्रोजन एनर्जी क्लोरीन का जाता है, तरीका से जैसे एस ब्लॉक में पढ़ा था लिथियम जैसे बाकी जाता है उसका साइज बढ़ जाता है, जबकि उसका सॉलिड फॉर्म का साइज छोटा होता है। तो क्या मैं फ्लोराइड वाले हाइड्रेट का मतलब साइज ज्यादा होगा? बेटा सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तुमने? मतलब जैसे एस ब्लॉक में लिथियम पानी डालते हैं तो एक सेकंड अनुज, अनुज बेटा मेरे को सच में नहीं सुनाई दे रहा है, एक काम करो चैट बॉक्स में लिख दो, है ना, अपना क्वेश्चन, मुझे सच में नहीं सुनाई दे रहा है, तुम्हारा बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ नहीं रटना, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी सही है। अब आ जाओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। कायदे से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मास बढ़ रहा है तो देख लें एक बार, 54 172 265 386 84 239 332 458, ठीक है। यस मैम। डेंसिटी भी कायदे से बढ़नी चाहिए, इनको भूल जाओ, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 1.5 1.6 3.194 ये भी ठीक है। बोन डिस्टेंस की, इसकी बात देखिए डिस्टेंस की, F2 का 143 199 228 266, ठीक बात है ना? यस मैम। Yes, ma'am. जाओगे तो वो ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है मैम, बात तो ठीक चल रही है। अब आते हैं हम आज का ग्रुप नंबर 17 के। मैंने अभी तक कौन सी चीजें बताई, एक तो अकरेंस वाली ध्यान रखनी थी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन बना दिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से, कि किस केस में हमें बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, किस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार वैल्यूज पढ़ लो, इसका मैं समझाती हूँ, रीजन देती हूँ। F2 की 158 समथिंग, Cl2 के 242, Br2 इज 192 एंड I2 के 151। यानी कि बेटा Cl2 की तो सबसे ज्यादा, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 242 इतना जूल, आपको किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर Br2 जीत गया है, फिर अरे हाँ बेटा एक मिनट रुको, मैं ले लेती हूँ उसका क्वेश्चन। अनुज बिल्कुल सेम सही बोल रहे हो बेटा, जैसे हम लिथियम का बोलते हैं ना हाइड्रेटेड रेडाई बड़ी होती है, वो तो आप नॉर्मल, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप बोल रहे हो। अच्छा, तो मैं क्या बोली थी, सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर आता है बाद में फ्लोरीन। पता है क्या होता है, बच्चों को ये मालूम होता है कि मैम फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी, लेकिन आज ये भी सुन लेना कि उसकी ब्रोमीन से भी कम होती है। अब सुनो रीजन, देखो रीजन क्या दूंगी जो तुम्हें कन्विंसिंग लगे। अब देखो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, ठीक है, उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, मानते हो ना?
फ्लोरीन है साइज में छोटू, उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में होती है भयंकर वाली रिपल्शन लड़ाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड हो जाता है वीक। उसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती उसको ब्रेक करने के लिए, जितनी हमें Cl2 और Br2 को देनी पड़ती है। दिस इज द रीजन कि Cl2 उसके बाद F2 नहीं, ब्रोमीन के बाद भी F2 आ जाता है। मैं सच बता रही हूँ, ये जो मैं आज पढ़ा दे रही हूँ ना, और जो मैंने कल में पढ़ाया है, आने वाला है तुम्हारा क्वेश्चन, जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। वो कुछ ऐसा अंट शंट कुछ भी नहीं दे देते तुम लोगों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही वो पूछते हैं। आप लोग जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो लगाओ, और जो मैं एनसीईआरटी की जो लाइंस पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाओ, और फालतू करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, Cl2, Br2, देन F2 और I2, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। नजर मारो 2.87। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले तुम। मैम वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आपने जो रीजन बताया था वो रिपीट कर दीजिए। हाँ प्रियंशु तुम बोलो, यही था क्या सेम क्वेश्चन? अच्छा वो पहले का किया हुआ था उसमें। देखो फ्लोरीन का साइज क्या होता है ना मुस्कान, छोटू होता है, ठीक है, छोटा होता है, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी है। एक बात बताओ, अब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, साइज भी छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, क्या होगा, रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो रिपल्शन फेस करेंगे तो वो दूर जाना चाहेंगे ना अपने आप से। बताओ हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अगर मान लो एक छोटे से कमरे में 50 बंदे घुसा दिए, तो तुम क्या चाहोगे कि भैया जितनी जल्दी हो मैं तो इस भीड़ से बाहर निकलूं। तो सेम इसके साथ भी ऐसा है, आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी फिर, क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी उनको दूर करने में। ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नजर मारो 2.87, 1.36, 1.09 एंड 0.454। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो उसका मतलब क्या समझते हो तुम लोग? मैम मैं बताऊं? मैम हाँ बताओ, रुचि बताएगी। मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब यूजुअली रिडक्शन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड वाला। तो अगर वो ज्यादा है तो वो खुद रिड्यूस ज्यादा इजीली होगा। उसका रिडक्शन है वो ज्यादा इजीली होगा जितना पॉजिटिव उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। वेरी गुड, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस मैम। हाँ बस यही है इसमें। तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर का तुम ऑर्डर बोल सकते हो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग पावर आप उसी से ही समझो, क्या नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी पावर ज्यादा है दूसरों को रिड्यूस करने की और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक ही बात है, रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात है, तो इतना टेंशन नहीं लेने। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बात तो ठीक ही है ना, फ्लोरीन तो साइज में छोटा है, ठीक है, छोटा तो है ही, चलो मान लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो या तो वो जीरो दिखाने, जीरो की फॉर्म में, मतलब F2, अगर F2 की फॉर्म में तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अदरवाइज वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1, क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करो, रिड्यूस करके वो -1 में जाएगा, जबकि ये क्या कर सकते हैं, इनकी -1 से भी ज्यादा। अगर मैं अभी दिखाऊंगी आपको कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो आपको पता लगेगा। यानी कि बेसिकली अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि भैया ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगा दो, तो लगा के आ जाओगे ना, F2 का सबसे ज्यादा Cl2, Br2, I2। ठीक है, तो यानी कि दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा और अभी डिटेल में लूंगी आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद बता दिया था मैंने, ये देखो एक बार रीड करके देख लो, कुछ बताने का है तो बताओ मेरे को। ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। रीजन अगर आपको पढ़ना है तो रीजन देखो, पढ़ सकते हो, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड thus the incoming electron does not experience much attraction। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ जल्दी आओ। ये देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हेलोजन्स डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
क्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस होते हैं, पता होना चाहिए बेटा। ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, जल्दी बताओ। सॉलिड। सॉलिड है। उसके बाद वो बोल रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, ये हमने देख लिया। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, हाईलाइट करो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में, जितने भी हेलोजेंस होते हैं मेरा बेटा वो कलर्ड होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। कलर क्यों आता है, वही जो अपन पढ़ते थे ना, उसमें ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था। सेम यहाँ पे भी होगा, मैंने पहले भी शायद केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ये, ठीक है। होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, वरना आप ये मत सोच रहा मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं, दोबारा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ल्यूमो, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से वो कलर शो करता है, जैसे अपन नॉर्मल पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर्स में भी। तो एक बार ये वाला रीजन बस पढ़ के चले जाना, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है जी। चलो उसके बाद कलर ध्यान रखना है बेटा आपको, कलर देखो F2 का कलर होता है येलो, Cl2 का होता है ग्रीनिश येलो, याद करना है मैम, बिल्कुल करना है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। और Br2 का होता है रेड, और इसका होता है वॉयलेट। अब वॉयलेट कलर तो देखो मेरे पास है नहीं, चलो है, मिल गया, पर्पल मिल गया, ठीक है। यानी कि क्या बोलोगे, येलो क्या हो गया, पीला है ना, पीला हरा लाल गुलाबी, सही है क्या पीला हरा लाल गुलाबी। अब गुलाबी को तुम थोड़ा सा वॉयलेट की तरह देख लेना प्लीज, ठीक है। तो आपको कलर याद होने चाहिए, ठीक है। येलो, ग्रीनिश येलो, रेड, वॉयलेट कलर, ठीक है। इस पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो इधर F2 हैज येलो, Cl2 इज ग्रीनिश येलो, और ये वॉयलेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ध्यान से सुन लो। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली फील दे रहा होगा, ये तुमने पढ़े होंगे, आप एक लैब में टेस्ट करते हो, लेयर टेस्ट करते होगे ना, मना मत करना मैम नहीं करते, करते हो तुम, ठीक है। तो ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, लेकिन हाँ वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, उसमें ये क्या है, सोल्यूबल है। तो सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट कर जाते हैं पानी के साथ, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। और इन्हीं के साथ तो ये लेयर टेस्ट होता है, ये शायद मतलब पता नहीं पेपर में भी आया था किसी में, ठीक है, पता नहीं रुचि तुमने दिखाया था शायद, मेरे को याद नहीं है किसने दिखाया था, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ, ये मैम ये पढ़ना है क्या, एक बार देखो, पढ़ा दिया ये मैंने, एक बार देखना बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन अंदर वाला ये आया था आपने इधर, ठीक है। तो अपन नहीं पढ़ेंगे अब इसको। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑल हेलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भैया जी इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो हमेशा क्या दिखाने वाले, -1। -1। ये जेई में भी आया था क्वेश्चन, बताओ भाई इनमें से कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, -1। इस बार तो उन्होंने केमिस्ट्री के साथ ना वैसा किया है, बस पूछो ही ना, बच्चे पढ़ के गए थे हाई लेवल का, आ गया इजी पेपर, है ना, खेल गए आज एनटीए उनके साथ, तो तुम्हारा वैसे इजी आता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट होता है ना, स्पेशली इन फिजिकल में हम क्या होता है, जनरली हम थ्योरी वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे होता है। लेकिन वो जो थ्योरी वाला जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं ना तुम्हारे हर चैप्टर के, कितने ही चैप्टर है, वैसे भी 6 चैप्टर है, अब भी पढ़ोगे ना 3 दिन में निपटा दोगे। तो जो स्टार्टिंग वाले पेजेस है ना उसकी थ्योरी जरूर कर जाना, हो सके उनका दिमाग घूमे और असर्शन रीजन पकड़ा दे वहां से, ठीक है। तो आप क्योंकि पढ़ ही रहे हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमें थ्योरी नहीं छोड़नी है, ठीक है। बस यही वाली चीज है जो मैं बोल रही थी। इधर देखो बेटा, इधर आओ, बस आपको ये चीज ध्यान रखना, फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्सपेंड इट टू ऑक्साइड, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट -1 यानी कि क्लोरीन के आगे किसी का कोई वजूद नहीं है, वही बाप है पूरे पीरियोडिक टेबल का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के मामले में क्लोरीन जी है, ठीक है। चलो जी
उसके बाद रिएक्टिविटी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये मालूम है आपको, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। चलो ये इंपॉर्टेंट लिखो बेटा, स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, मुझे याद नहीं है बट ये क्वेश्चन है, किसी ने डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछा था, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा है वो, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑफ हैलोजेंस। मानते हो, मानते हो कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही रीजन है फॉर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। F2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन अगर मैं बाकी हैलोजन से कंपेयर करूं तो, यानी कि यस तो दूसरे मतलब अगर आप उसके साथ किसी हैलाइड आयन की करा देते हो रिएक्शन, तो वो उनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, इन सॉल्यूशन और इवन इन सॉलिड फेज। देखो अगर मान लो मैं F2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुपर डुपर, अगर मैं F2 की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ करा देती हूँ, लाइक वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो भैया उसके सामने तो किसी का कोई वजूद नहीं है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो कहता है भैया मैं तो देखो -1 में ही रहूंगा, तुम हो जाओ बेशक ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये क्लोरीन को भी कर देगा, ब्रोमीन को भी कर देगा, आयोडीन को भी कर देगा, क्लियर होगा ये बात, ठीक है। अच्छा उसके बाद रिड्यूसिंग पावर थी अपनी, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर थी Cl2 की, तो Cl2 किसको ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है, सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन। ब्रोमीन किसको रखता है, आयोडीन। आयोडीन। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये इंपॉर्टेंट था, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो जी, अच्छा अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं इसके बारे में। दिख तुम्हें बहुत सारा रहा है बट इतना है नहीं, ठीक है, इसको निपटा देंगे। अपनी क्लास कब स्टार्ट हुई थी, 4:30 ना, 4:30। कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी, ठीक है, बस 40 मिनट्स की, मतलब 30 मिनट्स की और क्लास लगा लो, ठीक है। अब देखो इधर देखो आगे, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। अब देखो जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला डेटा पढ़ते हो ना, तो वो कैसे आया है, ठीक है, तो बेसिकली वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, या पहले भी पढ़ते हो, जैसे मान लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, पहले X2 को किस में चेंज किया आपने, उसके एक्स गैसेस स्टेट में चेंज किया, फिर आपने उसको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, फिर उसको आपने क्या किया, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, एक्वस स्टेट में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पीछे इन 3 बंदों का हाथ है, डिसोसिएशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और हाइड्रेशन एंथैल्पी का, इन तीनों को मिला के भैया वो वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैम इसमें क्या ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन फर्दर, ये छोड़ो, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज विद वाटर टू ऑक्सीजन, whereas क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक। हाइड्रोहेलिक क्या होता है, HX, हाइपोहेलस और हाइड्रोहेलिक एसिड। देखो क्या कहने का मतलब है, अगर तुमने फ्लोरीन की पानी के साथ रिएक्शन करा दी, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि फ्लोरीन सबसे क्या है, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो Yes, खुद ma'am. को तो रिड्यूस ही करेगा और वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, बात हो गई यही खत्म। लेकिन अगर तुमने क्लोरीन या ब्रोमीन ले लिया और तुमने उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, तो भैया वो क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे। नोटिस कर पा रहे हो, अगर मान लो तुम्हारा ये Cl2 है, इसको तुम पानी के साथ मिला रहे हो, मतलब रिएक्ट कर रहे हो, तो एक HCl बनेगा, हाइड्रोहेलिक जिसको ये बोले, हाइपो, हाइपो क्या है, हेलस एसिड, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड। अब चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी 0 है, इसकी -1 है, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी +1, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो यानी कि अगर आप क्लोरीन ले रहे हो, ब्रोमीन ले रहे हो, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, फ्लोरीन ले रहे हो तो भैया वो खुद को तो रिड्यूस करेगा, वाटर को O2 में चेंज करेगा। लेकिन अगर तुम आयोडीन की वाटर के साथ कराते हो तो भैया वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, अभी बोला ना आयोडीन वाला नहीं कर पाएगा वाटर के साथ वो रिएक्शन। तो यानी कि अगर आप चाहते हो आपका आयोडीन रिएक्ट हो, तो भैया एसिडिक कंडीशन ले लो, तो वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और इसको क्या कर दिया इसने, O2 को रिड्यूस। तो ये कर ब्रोमीन में ये हो रहा है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, और कहीं ब्रोमीन और क्लोरीन में, बस, ठीक है, करनी पड़ेगी याद, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद एनोमलस बिहेवियर, एक काम करो, जल्दी जल्दी से रीड कर लो, यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा है बताने को, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, देख लो एक बार, नजर मार लो,
पढ़ना एक बार इस पैराग्राफ को, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा, फिर हमें वो टेबल करनी है। अभी तक आप लोगों की 1.5 घंटे की क्लास नहीं हुई है, ठीक है। आधा घंटा तो मैंने तुम्हें वो दिया था, ज्ञान बांटा था ना, गुस्सा हुई थी मैं तुम्हारे ऊपर, तो उस आधे घंटे का मैं वो भी तो करूंगी ना, उसको वसूल भी करना है उसको, ठीक है। देखो एक बार हो जाएगा क्या? यस पढ़ मैम। भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, नींदों में हो, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद टेबल काम की है क्या? यस मैम, इधर आओ, आगे देखो इधर। एसिडिक स्ट्रेंथ से बात करते हैं हम, इनके हाइड्राइड्स कौन से? HF, HCl, HBr, यहाँ पे लिख देती हूँ HF, HCl, HBr और HI। सबसे पहले बात करूंगी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो डाउन द ग्रुप अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, सेम रीजन, आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड क्या है? वीक है, वीक है, H+ जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, बोलने दो भाई मेरे को, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा। उसके बाद देखो इधर देखो, पीके वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो ना, बोलो, क्योंकि पीके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ये दो पंगे जो हमारे हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक बार ना जल्दी से थम्स अप कर दो, इतना सब क्लियर हो गया है ना आप लोगों का? सो तो नहीं गए? वैसे चैप्टर ऐसा है लेकिन बोरिंग नहीं है आज का लेक्चर सेशन। चलो अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो ट्रेंड देखो कैसे चल रहा है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो 190 फ्लोर HF का है, 159, 185, 222, 222 HI का है। क्या दिखा कि मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर बात करूं तो HI यानी कि इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया है, फिर इन्होंने HF को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl देन HBr। नोटिस कर पा रहे हो? अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट तो भैया 293 सबसे ज्यादा HF का ही होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या फैक्टर लगाया है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद करो। जबकि ग्रुप 5, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी स्पीक, ठीक है। जबकि मैं बात करती हूँ ग्रुप 15 में बेटा, तो अमोनिया का नहीं होता था बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, याद करो, उसमें वंडरवॉल फोर्सेस वो कंसिडर करते थे। बट इन केस ऑफ वाटर एंड इन केस ऑफ HF, बॉइलिंग पॉइंट में इनका ही ज्यादा होता है, HF और H2 का। देखो H2 का, सॉरी HF का ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद HI वंडरवॉल फोर्सेस, देन आपका HCl एंड देन आपका HBr। ठीक है, हो जाएगा क्या? बोलो। मैम मेल्टिंग पॉइंट में HI का होगा ज्यादा। हाँ HI का, वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर करे हैं इन्होंने, ओके ठीक है। इसलिए बोल रही थी कि तीनों के लिख लोगे आप, क्योंकि तीनों में आपको कुछ ना कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो इससे पहले कि ऑक्सीजन वाली फैमिली में ही उनने H बॉन्ड लिया है ना मैक्स। हाँ देखो, ग्रुप नंबर 16 में तुम्हारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर था, ग्रुप नंबर 17 में और ग्रुप नंबर 15 में अलग अलग है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इधर देखो, हेलोजन्स जो है बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं अनस्टेबल होते हैं। चलो हमें देखना भी नहीं है कौन से होते हैं, ठीक है। मैम HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं बेटा, इन्होंने, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। अब हमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन ढूंढनी पड़ेगी जो हाँ बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसी के बेसिस पे इन्होंने लगाया होगा। तो HI को इन्होंने यहाँ पे जो मास वाला फैक्टर है, यानी कि जो वंडरवॉल फोर्सेस वाला फैक्टर है, वो डोमिनेंट मान के लगाया है। अब हमारे हाथ में होता मैं तो HF को ही देती, बट NCERT के आगे तो हमें झुकना पड़ेगा, ठीक है। उसमें HCl सबसे लास्ट में आएगा ना, HBr से पहले NCERT में दे रखा है। ये किसकी स्निपिंग है फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में बेटा? ये एक मिनट रुक जाओ, क्या बोलो? तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HI का है, फिर HBr का है, फिर HCl का है, फिर HF का है। नहीं, एक सेकंड HI का है, फिर आपका HF का है, फिर HBr का है। मैम आपने ऊपर गलत लिख दिया है। ठीक है HBr और फिर HCl, ठीक है, ये करेक्ट है NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, उसके बाद है फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, ये तो पता ही है हमें, बताओ। यस मैम। अच्छा जी, और कुछ यहाँ पे करना है क्या? देखो इधर आओ, ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, बस यही ध्यान रखना, और कुछ आपको बेटा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इस वाली पेज पे। ओके, तो अब वो बात कर रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्साइड इतने रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दिखा सकते हैं, +1 to +7। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसमें क्या करना है, इधर देखो एक बार। चलो एक काम करते हैं, पढ़ ही लेते हैं। A combination of kinetic and thermodynamic factors led to the generally decreasing order of stability of oxide formed by halogens, यानी कि अगर आप इनके ऑक्साइड्स लेते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर इन्होंने रीजन दिया है कि आयोडीन की स्टेबिलिटी, आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की का क्या रीजन है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, उसका पोलराइजिंग पावर आपको पता है ना, आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन ब्रोमीन से। ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ क्लोरीन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये सिर्फ रीजन दे रहे हैं कि स्टेबिलिटी को इन्होंने किस बेसिस पे लगाया है। ठीक है, this leads to increase in stability. Bromine lacks both the characteristic and stability of oxide if bromine is least. देखो कंपाइल करती हूँ, वो बोल रहे हैं कि देखो फ्लोरीन के तो वो 2 ही ऑक्साइड बना रहा था, तो इन्होंने आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात की। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं जो इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। आयोडीन का स्टेबल ज्यादा होगा ऑक्साइड, रीजन उन्होंने दिया पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि आयोडीन साइज में बड़ा है, उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और जो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में, वही बोल रहे हैं ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। दूसरी बात, क्लोरीन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनेगा तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ना तो उसके पास मल्टीपल बॉन्ड जैसी चीज है और ना ही पोलराइजेबिलिटी वाली चीज है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रोमीन को इन्होंने सबसे क्या किया हुआ है, बाद में किया हुआ है। आप नोटिस कर रहे हो, पहले इन्होंने आयोडीन को कर दिया, आना तो क्या चाहिए था, ब्रोमीन, लेकिन इन्होंने क्लोरीन पहले लगा दिया और ब्रोमीन बाद में लगाया। देख पा रहे हो? यस मैम। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ICLBr आप कैसे याद रख सकते हो इसको, IPL चल रहा है ना, आज से स्टार्ट हो गया, तो आप इसको ऐसे याद रखना, ICLBr। ठीक है, चलो उसके बाद मैम क्या याद रखना है, आओ, क्लोरीन ऑक्साइड। देखो ये चैप्टर में ऐसा होता है, तुमने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में 35 बच्चे थे और अब देखो 25 बच्चे, 10 बच्चे गायब, क्योंकि वो हाथ खड़े कर देते, मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा ग्रुप क्या पी ब्लॉक। ठीक है, तो क्लोरीन ऑक्साइड्स के देखो, ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स है मैम, याद करने हैं क्या, नहीं याद करने, बस ये ध्यान रखना है हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक है, करना तो क्या चाहेगा, खुद को रिड्यूस ही करना चाहेगा। तुमने इसको भैया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी, अब वो बेचारे उसको जाना है नेगेटिव वाली साइड। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये टेंड टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मतलब करता है फूटना। ठीक है, ClO2 को याद रख सकते हो, ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल इन वाटर ट्रीटमेंट। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो अभी मैं बता के आई थी, ब्रोमीन का ऑक्साइड आता लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही होते हैं, हाई टेम्परेचर रखोगे तो भैया गए काम से। ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें क्या सिखाया मैंने, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स बताया है, ICLBr। ठीक है, अच्छा मैम ग्रुप 17 की प्रिपरेशन भी करनी है, इधर देखो आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये सब आप कहाँ पढ़ रहे हो, D ब्लॉक में पढ़ रहे हो। बताओ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यस मैम। नजर मारो, क्या ये D ब्लॉक में पढ़ी है? यस मैम। MnO2 की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HCl के साथ करा रहे हो, तो बनेगा कि एक्सचेंज करो Mn के साथ Cl और ये क्या हो जाएगा आपका ये Cl2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी -1। हाँ, इसने क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस। तो यानी कि HCl क्या है यहाँ पे, HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो HCl खुद तो Cl2 में हो गया और इसके आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, Mn की +4 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है जी, चलो आगे आओ। अगर मान लो आप HCl की जगह NaCl ले लो और क्या ले लो, NaCl ले लो और H2SO4 ले लो, तो क्या बन जाएगा, बनेगा तो वही MnCl2 और Cl2 साथ ही साथ है, NaHSO4। ठीक है, अगर मान लो आप HCl की रिएक्शन KMnO4 के साथ करा रहे हो, अब KMnO4 का तो पता ही है तुम लोगों को क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस करेगा। तो देखो खुद को रिड्यूस करेगा तो +7 से +4 पे चला गया, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ये देखो Cl2 में चला गया। पढ़ रहे हो ना D ब्लॉक में? यस मैम।
उसके बाद ये याद रखना डेकन्स प्रोसेस क्या होता है, HCl को O2 के साथ कराओगे Cl2 बनेगा। बस इसमें तुम्हें ध्यान रखना है CuCl2। आपसे कोई पूछे भैया डेकन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए CuCl2। याद करो कोऑर्डिनेशन के लास्ट पेज पे तुम्हें काफी सारे विल्किंसन कैटलिस्ट है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये दिए हुए हैं, प्लीज लेट मी स्पीक, है ना। तो डेकन्स प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें CuCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ये तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। ओके, इसके बाद ये बेशक छोड़ दो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है करने की। बस ये जरूर ध्यान रखना ये तुम्हारे, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है बेटा, तभी करवा रही हूँ कि अगर तुम क्लोरीन को बेस में डालते हो तो भैया वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो करता है। NOH क्या है, डाइल्यूट, इधर देखो इधर कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आपका क्या बन रहा है NaCl बन रहा है और NaOCl बन रहा है बेटा। बस 15 से 20 मिनट रुक जाओ, खत्म होने वाला है सब कुछ, ठीक है। NaCl और NaOCl बन रहा है, लेकिन अगर तुम मान लो कंसंट्रेटेड ले रहे हो तो उसमें NaClO3 बन रहा है। क्वेश्चन पता है कैसे आता है, अगर क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कर रहा है तो बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो वो NaOCl, मतलब कुछ हिंट देगा कि वो इसकी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको निकाल के आ जाना है। अगर विथ ड्राई स्लेट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ये रहा भाई, ये सारी रिएक्शन आप किस में करते हो, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। हाँ। कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको देखो ध्यान रखना तो रख सकते हो, वैसे रहने दो क्योंकि ये पहले जब डिलीटेड नहीं था ये पोर्शन तो वहां पे आने के चांसेस था कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये नहीं आता, तो बस आप ये रिएक्शन याद रखो मेरे कहने पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और करना है क्या मैम, देख लेते हैं कुछ और करना है, ये रहने दो कोई जरूरत नहीं है, ये कर लेना बेटा। देखो अभी मैंने बोला क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करेगा। अब देखो खुद को तो रिड्यूस कर लिया इसने, दूसरे को रिड्यूस Fe+2 Fe+3 में जाएगा, ठीक है मैम। सल्फाइट सल्फेट में जाएगा, यस मैम। SO2 SO4 में जाएगा, यस मैम। I2 IO3 नेगेटिव में जाएगा। ये वही रिएक्शन होगी जैसे सिमिलर से DNF ब्लॉक में जो तुम पढ़ते हो, ठीक है। आई नो यादा है लेकिन करना पड़ेगा बेटा, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं तो मैं छुड़वा देती बट छुड़वा नहीं सकते क्योंकि जेई मेन में भी उन्होंने दी है यहाँ से चीजें ना, और NTA कंडक्ट कर रही है तुम्हारा पेपर, ठीक है। चलो उसके बाद है ये रिएक्शन, व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ, देखो एक्वारिजिया, एक्वारिजिया क्या होता है मालूम होना चाहिए तुम्हें, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है 3:1 के रेशो में। तो अगर आप गोल्ड या प्लेटिनम की रिएक्शन कराते हो एक्वारिजिया के साथ तो आपको AuCl4 नेगेटिव इसका ये कॉम्प्लेक्स बनता है, PTaCl6 2 नेगेटिव इसका ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। और एक बार क्वेश्चन भी आया होगा कि कौन सी गैस निकलती है, तो NO गैस निकलती है। न्यूट्रल कौन सी है, कलरलेस गैस है, पैरामैग्नेटिक है, याद करो कल वाला दिन, यस मैम। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता था। चलो हो जाएगा क्या, करना तो पड़ेगा, यस मैम। चलो उसके बाद है ऑक्सी एसिड्स, ये देखो हाइपोक्लोरस क्या होता है मैम, HOCl। इधर देखो एक बार कैसे याद करेंगे, देखो तुम्हें मैं सिखाती हूँ क्लोरिक एसिड से। देखो क्लोरिक एसिड होता है बेटा HClO3, पर क्लोरिक होता है, ऑक्सीजन बढ़ा दो क्योंकि पर में क्या होगा फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्लोरस में कम कर HClO3, दो। ठीक है, और हाइपो में HOCl कर दो। नोटिस देख लिया, देखो 4 वाले का पर क्लोरिक, एक कम कर दो क्लोरिक, एक और कम कर दो क्लोरस, एक और कम कर दो तो हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोर। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम होनी चाहिए क्लोरीन की क्या है, इन पे लोन पेयर कितने हैं। अगर ध्यान से सुनना, अगर वो पूछे टोटल लोन पेयर तो आपको हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों के काउंट करने, अगर वो पूछे सेंट्रल एटम के तो सिर्फ क्लोरीन के बता देना, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 4 5 इसके पास 2 लोन पेयर है ना। इसके बाद देखो 1 2 3 तो कितने लोन पेयर हो गए, 4 5 6 7, 2 लोन पेयर। देखो इसमें कितने हो गए, क्लोरीन 3 हो गए ना। यस मैम। तो ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए चीजें, हो जाएगा।
चलो फाइनली ग्रुप 17 खत्म। चलो अब आते हैं ग्रुप 18 पे। तो कुछ खास नहीं है ग्रुप 18, सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट भी नहीं, 5-7 मिनट का काम है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन एंड ऑर्गेनेसन। आपको याद क्या करना है, रेडोन तक याद रखो। all these are gases and chemically unreactive, they form very few compounds। मतलब वो कह रहे हैं वैसे तो ये अनरिएक्टिव है लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आपने जीनोन के कंपाउंड सुनोगे, क्रिप्टोन का भी एक आधा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, नोबल गैसेस है। ठीक है बच्चे, उसके अलावा तुम्हें एक ये ध्यान रखना बेटा, जो रेडोन है, ये रेडोन ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। और जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है बच्चा, तो आपको रेडोन ये क्या बनता है, इसका नाम क्या है आर्गन का, रोएंथेनियम, क्या हमारे इनका रोएंथेनियम है या फिर दूसरा है? इधर ठीक है, वो हो गया ना रेडियम, अच्छा रेडॉन और हेलियम। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप रेडियम का करते हो, डिके कराते हो, तो एक आपको आयरन और हीलियम मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। कैसे मिलता है, इधर देखो 226 है ना, हीलियम का क्या होता है, इधर देखो मास 4 होता है और 2 होता है, तो 2 82 में से 2 माइनस कर दो 86 आ जाएगा, इसमें से 4 माइनस कर दो 222 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, रख सकते हो। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद टेबल, टेबल काम की है क्या मैम, देख लेते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत, नो मैम, अब तो जल्दी जल्दी चलो। एटॉमिक मास में कोई दिक्कत, नो मैम, सब सही चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है मैम। एटॉमिक रेडियस देखो डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए, 120, 160, 190, 200, 220, कोई दिक्कत नहीं है मैम। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, 2300, 2000, 1500 के आसपास, 1300, 1100 और 1000 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना कुछ भी, ये करना है। देखो एक बात बताऊं राज की बात ये है, जाना नहीं है, टेस्ट लूंगी अभी तुम लोगों का। राज की बात ये है कि नीट वाले ना ग्रुप 17 और ग्रुप 16 की तो बहुत बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ चुके हैं, अभी तक ना उनका मन नहीं किया ग्रुप 18 में से पूछने का, तो हो सकता है ना इस साल पूछ ले। अगर इसमें 2 बातें बताऊंगी बस मैं आपको, अगर आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब में पॉजिटिव है। यस मैम। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन घुसाना है इनके अंदर, तो आपको खुद अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। हीलियम में सबसे कम देनी पड़ रही है, सबसे ज्यादा नियोन में देनी पड़ रही है, लेकिन कायदे से तो हीलियम में ज्यादा देनी चाहिए थी ना अपने को, क्योंकि हीलियम का साइज ही छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नियोन की भैया सबसे ज्यादा और हीलियम की तो सबसे कम है, सबसे कम। यानी कि इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये ट्रेंड ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नियोन की, फिर आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है, फिर जीनोन की, इसको हम नहीं लेते रेडोन को, और लास्ट में हीलियम। बस सच में बता रही हूँ, गट फीलिंग कह रही है इस बार देगा अगर उसको देना है तो। अब तुम इसको बेशक पी ब्लॉक का बोलो, तुम इसको पीरियोडिक का बोलो, तुम्हारी इच्छा। एक अगर थोड़ा सा रीजन सोचे तो हम ये बोल सकते हैं कि हीलियम का सिर्फ ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हो सकता है कि इस वजह से इसमें कम एनर्जी लगी हो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। लेकिन डेटा याद नहीं करना, बट ट्रेंड तुम्हें याद होना चाहिए, नियोन का सबसे ज्यादा, हीलियम को सबसे पीछे। एटलीस्ट ये चीज तो ध्यान रखो, नियोन का सबसे ज्यादा, हीलियम को सबसे पीछे। बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए भी तो हो सकता है। बोलो बोलो, जैसे एस ऑर्बिटल बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बोल सकते हो। ठीक है कि क्योंकि इसमें क्या है 1s2 2s2 होता है ना, ये हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 1s2, बाकी सब में इनका ड्यूप्लेट है, तो पी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी देखना, कुछ करना है क्या, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है मैम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कुछ करना है क्या, नहीं। यानी कि सिर्फ इस टेबल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करनी है, ठीक है। यस मैम। और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। चलो अब इसमें से कुछ करना है क्या, नहीं मैम ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, जितनी भी नोबल गैसेज है वो मोनोएटॉमिक है। इधर देखो, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, they have low melting and boiling point because the only type of intermolecular interaction in these elements is weak dispersion force। डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ग्रुप 18 में पूछ रहे तो बता देना हीलियम का सबसे कम होता है। बस 2 बातें ध्यान रखनी, क्या क्या, कौन से टाइप की इंटरेक्शन है इसमें, वंडर वॉल फोर्सेस है, हीलियम का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। बस उसके बाद ये स्ट्रक्चर भैया जी,
ये स्ट्रक्चर, फिर तुम्हारा हो रहा है टेस्ट। अब एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप 18 के हैं या तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के हैं? केमिकल बॉन्डिंग के। तो आपको बनाने आना चाहिए भैया। HCF2 करे ना उसी टाइम आपके माइंड में हाफ ऑफ 8+2, मैं तो कहूंगी ये ऐसे ही याद हो जाने चाहिए अगर प्रैक्टिस की है तो आपने। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, TBP इसकी ज्योमेट्री होगी, लेकिन शेप क्या होगी? लीनियर होगी। तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएंगे। XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है। XeF6 बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। निकालना कैसे है? इसी फॉर्मूले से। XeO3 पिरामिडल, XeO4 स्क्वायर पिरामिडल। एक बार निकाल के देखना, तुम्हें कितने सेकंड चाहिए? 20 सेकंड दे रही हूं, एक बार फटाफट निकाल के देखो। यही बन रहे हैं स्ट्रक्चर, यही बन रहे हैं स्ट्रक्चर, जल्दी देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अब तुम्हारा टेस्ट होगा और अपने आप को मार्क्स देने हैं तुम्हें और सोल्व करने का ट्राई करना है क्वेश्चन को। मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो अगर हो गया है तो, फिर अपन फटाफट से चलते हैं फिर आगे, है ना? चलते हैं आगे। तब तक मैं देख लेती हूँ कुछ और तो तुम लोगों का नहीं छूटा है ना, क्योंकि ये पी ब्लॉक बड़े ही मैंने शिद्दत से बढ़ाया तुम लोगों को कि ग्रुप 13, 15, 16 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो पूरे पी ब्लॉक में से 2 या 3 लगा के चलो, 3 मैं मान के चल रही इतने आएंगे, तो 2 पूरे आने के चांसेस हैं आज और कल की क्लास में से। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। चलूं आगे? किस रुचि चलूं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम, आज नहीं आ रही नींद। अर्पिता, तनीषा, अच्छा दीपक तो नहीं आया आज। गुंजन, गुंजन कहाँ गया? ओ सॉरी, क्या नाम था? प्रियांशु बैठा है, बैठा है, बैठा है। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 देने थे वैसे मेरे को, चलो कोई नहीं। ठीक है, आप लोग करते जाइए। आंसर नहीं बताएगा कोई, आंसर प्लीज नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना बेटा। चलो करो। हाँ, जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेज कर ले, और जिसकी मेरे को गुपचुप गुपचुप की बातें आ रही है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। पता नहीं किसने माइक अनम्यूट किया हुआ है। मैम? हाँ मैम मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। क्या हुआ? हाँ मैम, कुछ देर पहले क्या हुआ था कि मतलब बार बार लेफ्ट हो जा रहा था मैं, और क्लास भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, जो आपका रह गया ना आप उससे देख लेना, है ना? हाँ हाँ ठीक मैम। है, प्रियांशु, साक्षी, कोमल, अलीशा, नीलम, रुचि, मुस्कान, अनुष्वा, मनीषा ने हैंड रेज कर लिए हैं, अर्पिता ने भी कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो 10 बच्चे हैं पहले तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को ये सारे के, चलो कौन बताएगा? अर्पिता बता देगी। अर्पिता बताना। मैम बी और सी और ए भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। सी ठीक है क्या? एक बार चेक करो। ए और बी तो करेक्ट। नो मैम, गलत है, एकदम गलत है। गलत है, सी रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या मैं बोलूं अर्पिता, इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है ना? हैलोजेंस में ध्यान रखोगे। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया गलती सबसे। हे भगवान, नहीं पढ़ना गलती से। ठीक है, 2 बार पढ़ो स्टेटमेंट को। चलो ठीक है, तो इसका ए और बी आर करेक्ट। तो जिसका ठीक है स्कोर दे लीजिए अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पढ़ो इसको एंड ट्राई करो करने का। आंसर कोई नहीं देगा, हैंड रेज करोगे। मनीषा बताना। मैम बोथ ट्रू। देखो ये वाली तो ट्रू है स्टेटमेंट, बॉन्ड एनर्जी HI की कमी होती है, लेकिन HBr स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, HI होता है। फॉल्स है ये।
आई होप ये यही आया होगा। stronger than HBr. ट्रू एंड फॉल्स, अपने आप को मार्क्स दे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ बस। प्रियांशु आंसर दो। बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। HF वीक एसिड है और F नेगेटिव की हाई हाइड्रेशन एनर्जी। यस, ट्रू ट्रू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। ICl2 नेगेटिव इज अ लीनियर स्पीसीज। इन ICl2 नेगेटिव आयोडीन इज, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। सोचो समझो और करो। करो भाई, 5 बच्चों ने किया बस हैंडरेस। प्रियांशु, रुचि, साक्षी, अलीशा, अनुज, कोमल और मनीषा, ठीक है। नीलम, अर्पिता। नीलम आप बताइए। नीलम आवाज आ रही है? अर्पिता, अच्छा अर्पिता से तो पूछा। हाँ नीलम बताओ इसका आंसर। अरे तुम इतनी देर लगा दे रहे हो, तुम्हें ही लेट हो जाएगा। रुचि बताना। ट्रू फॉल्स, यस। ये तो ट्रू ही है, लीनियर है, ठीक है। और ये क्या है, sp3d। sp2 हाँ, sp3d। अरे नहीं, sp2 कहाँ से आ गया, sp3d, तो ये फॉल्स है। निकाल सकते हो इसको, हाफ ऑफ 7 + 2 + 1, 10/2 5 आ जाएगा, तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 3 लोन पेयर, ठीक है। तो लीनियर होगा इसका शेप, ज्योमेट्री TPP। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 करो। ये तो सबको पता होगा, हरा सेकंड सेकंड पीला हरा लाल गुलाबी। हरा पीला लाल गुलाबी। इससे पूछो वही जवाब गुलाबी नहीं, मेरे बैग नहीं था। है। क्या वायलेट वाला बैग नहीं होता है। लर्न करने के लिए बोला था बेटा। इन ये वाला करो। हे भगवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हो। 6th वाला देखो, करो इसको। एंड जब पूछू ना अनुज बेटा, तब भी बताना। Inert gases have positive electron enthalpy. Its correct order is. मुस्कान आंसर दो। मुस्कान। कोमल आंसर दो। कोमल। मैम थर्ड। थर्ड है क्या? हीलियम, नियोन, Yes, आर्गन, ma'am. क्रिप्टन, जीनोन। ठीक है, इन्होंने आर्गन वाला नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको वैसे ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारे पेपर में, तो अभी करो ये क्वेश्चन। और तुम लोग ये टेस्ट वगैरह भी देते हो ना, उसमें भी आते रहते होंगे ऐसे। करो। इसके ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन ही डाले क्या मैंने? कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, बिना ऑप्शन के नहीं चलेगी क्या बात? हो जाएगी मैम। करो फिर। ओके, साक्षी बताना XeF4 का क्या किया? मैम XeF4 का पिरामिडल।
नहीं, हाँ, HCF का पिरामिडल और HCl6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और HCO3 का टेट्राहेड्रल और HCO4 का स्क्वायर प्लेनर। XZF4 आपका होगा स्क्वायर प्लानर, अभी बताया था। XZF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XCO3 आपका होगा पिरामिडल और ये होगा टेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सही बोल रहे हो। ये क्या है? 1 2 3 4 noble gases are slightly soluble in water. It is due to which type of interaction? Slightly soluble पूछा है, ध्यान से करना, मेरे को पता आप मैक्सिमम बच्चे कौन से देने वाले आंसर। ये रुचि को ज्यादा जल्दी थी बताने की, है रुचि? बताने का नहीं जब तक पूछूं नहीं तो। ठीक है, देखो स्लाइटली सोल्यूबल है ना, तो इसमें क्या होने वाला आपका, क्योंकि ये देखो नोबल गैसेस में तो कोई डाइपोल होता ही नहीं है। अगर आप किसी पोलर स्पीसीज को लेके आओगे तो वो नोबल गैस स्पीसीज में क्या करेगा, जैसे मान लो कोई भी ले लो, वो उसमें डाइपोल इंड्यूस कर देगा। इसलिए इसका रीजन, इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, डाइपोल इंड्यूस। नहीं वीक डिस्पर्जन नहीं होगा इसका रीजन। मैम वही लिखा था आपसे पूछा नोबल गैसेस आर स्लाइटली सोल्यूबल, ये नहीं पूछा कि नोबल गैसेस के अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं। आपसे पूछा है बेटा नोबल गैसेस स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, समझे? तो आपको उसके बेसिस पर आंसर करना था। ओके, ये कितना हो गया? ये 9th क्वेश्चन करो बेटा। नोबल गैसेस आर इनर्ट टू केमिकल रिएक्टिविटी, दिस इज ड्यू टू। अर्पिता हो रहे हैं क्या? अर्पिता ठीक है। अनुज बताना। मैम 4th है। ओके वेरी गुड, 4th इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ 9 क्वेश्चन थे और अपने आप को देख लो कितने मार्क्स दिए हैं आपने, कितने गलत हुए। और ये बेटा तुम्हारे क्वेश्चन है, देखना एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लो। ऐसे ही तुम्हारे नीट में आते हैं कि किसमें, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इसको प्लीज कर लेना। अगेन वही लिंक मैंने दे दिया है दोबारा से, 13 14 अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना। और कल मैं मिलूंगी आप लोगों से बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम, ध्यान से सुन लो, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाली है। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आना, अपने नोट्स को रिवाइज करके आना। ठीक है, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया है, और जहां पे आप फंसोगे वहां पे अपन वो क्या करेंगे उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे। कल की क्लास का टाइमिंग अपना वही रहेगा जो है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ठीक है, 1.5 आवर की क्लास होगी अपनी। ठीक है, ओके मैम। तो मैं कल मिलती हूँ फिर आप लोगों से। और रुचि तुम्हारे अगर वीडियो सॉल्यूशन देखने के बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है केमिस्ट्री में, पूछ लेना। और बाकी बच्चे एक बार देख लेना वो वीडियो सॉल्यूशन और बता देना मुझे। ठीक है, अगर डाउट रहता है तो। चैप्टर के PYQs करने हैं क्या? क्योंकि ये तो अर्पिता फिर फिर बोलो क्या डिटेल कह रही हो? मैम इस चैप्टर के PYQs करने हैं क्या? क्योंकि ये तो फिर डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछोगे। नहीं नहीं नहीं, जो बेटा मैंने ये दिया ना तुम्हें लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, बस वही वही कर लो, वो मैंने सारे डाल दिए PYQ से उठा के। ठीक है मैम H2PO3 reducing